उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम विवेक है और ये हैं भरतपुर नेपाल से। और ये बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे पंडित जी मेरी कुंडली देख लीजिए। हालांकि इन्होंने अलग से मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट भी ली थी। उत्तरायण में इनका जन्म हुआ है, 8 नंबर ठीक है, 1975 इनका डेट ऑफ बर्थ। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने से आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के स्थापित होना चाहिए धन कमाने के लिए। शुक्ल पक्ष के एकादशी के चंद्रमा आपके धन को संतुलित करने की जिम्मेदारी ले बैठे हैं और वो बिल्कुल ही आपके पक्ष में निर्णय देंगे, चाहे मन मस्तिष्क और तन और स्वास्थ्य की बात हो। किसी भी तरीके से वो आपके साथी हैं भगवान, कहीं नहीं भटकना है। सोमवार के जन्मे होने से आप सबसे पहले तो बहुत ज्यादा सीधे हैं और कई बार आप अपनी बात प्रकट नहीं कर पाते। मघा नक्षत्र में जन्मे होने से आप कंफ्यूजन में चले जाते हैं चीजों को लेकर के। व्यवसाय आप आराम से भी उठा सकते हैं, कोई भी कारोबार आपकी कुंडली में बनता है। वृद्धि योग में जन्मे होने से व्यक्ति आरंभ 0 से करता है और अंत अनंत तक की यात्राओं के करने के बाद होती है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण कई बार मशक्कत और जीवन तपस्या ज्यादा करवाए या फिर परीक्षाएं ज्यादा लेते। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, इस कुंडली की सबसे अच्छी बात तो मैं बाद में बताऊं, पर सबसे अच्छी बात मैं पंचांग में ही बता दूं कि आपकी कुंडली का तो चंद्रमा सबसे ज्यादा अच्छा है और वो चंद्रमा आपकी कुंडली का दशम भाव का अधिपति है। लाभ में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, मंगल से दृष्ट हैं जो कि सप्तम के अधिपति हैं। मतलब दशम भाव के अधिपति चंद्रमा लाभ में बैठे, महाधनी योग बना, महाभाग्यशाली योग बना। और सप्तम भाव के अधिपति, अब जरा गौर करिए कि आपने पूछा कि अभी तक परेशानी में हो, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए तो आपकी कुंडली में अभी मंगल की दशा चल रही थी, अब आने वाली है 2020 से ही आपकी कुंडली में राहु की दशा चली है। तो समस्या इसकी नहीं है कि आपकी कुंडली में मारक चल रहे थे या कौन चल रहा था। समस्या यह है कि आपकी कुंडली में ये मंगल बैठे कहां थे और इनके ऊपर दशम भाव के अधिपति आपको थोड़े बहुत जो आपके पास पैसे आए हैं या थोड़ी सी जो आर्थिक मजबूती मिली है, वो अगर आपकी कुंडली में दशम भाव के अधिपति की दृष्टि कहीं से भी पंचम भाव पे पड़ जाए तो निसंदेह वो कुछ ना कुछ उजागर करके दे देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जन्म कुंडली में धन भाव में ही नीच के राहु बैठे हैं, जिसके अधिपति अगर चतुर्थ भाव में बैठे हो, जरा विचार करिएगा तो धन भाव में पाप ग्रह की राशि बनी, उस पर शुक्र और केतु की दृष्टि बनी तो व्यक्ति खर्च ज्यादा करता रहा, पैसे आए लेकिन इकट्ठा नहीं कर पाया। और मंगल की जो स्थिति बनी है वो पापग्रह होकर के अपने भाव से चतुर्थस्थ शत्रु की राशि में बैठे हैं, जहां के अधिपति शनि पंचम भाव का संबंध बना रहे, अपने भाव से पंचमस्थ जा रहे हैं, जो तुला लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक होते हैं। शनि यहां पे मिथुन राशि के बैठे, जिसके अधिपति बुध आपकी कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। भाग्य का बल लग्न के पास है, लग्न को धर्म भाव के अधिपति ने देखा है और उच्च के सूर्य आपकी कुंडली के लग्न को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने स्वभाव से ही चिंता करने वाला बनता है। आपके पास कुछ है नहीं चिंता करने के लिए, पर फिर भी कई बार बेवजह की चिंताओं में व्यक्ति उलझा रहता है। सूर्य से चंद्रमा पंचमस्त, ये बहुत अच्छी बात। सूर्य और बुध का सप्तम में बैठना डेली बेसिस का इनकम और कई बार दाम्पत्य को कमजोरी देते हैं। आपकी कुंडली में अगर दाम्पत्य ठीक होगा तो डेली बेसिस का इनकम कमजोर होगा, और अगर डेली बेसिस का इनकम ठीक होगा तो दाम्पत्य कमजोर होगा। दोनों में से कोई एक चीज आपको मिल सकती है। ये दोनों चीजें एक बार मिलने के लिए इस राहु की दशा को समझिएगा। ये राहु अभी परेशान करेगा। और वस्तुतः मैं एक बात कहूं तो राहु 12 में बैठे हैं, किसी भी लग्न से नहीं, धन पराक्रम भाव से। जो वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है वो मंगल आपकी कुंडली में यहां बैठे, बहुत अच्छे नहीं बैठे, पंचम भाव अकेले। यहाँ के अधिपति आपकी कुंडली में नवम भाव में जा रहे हैं। और एक बात जो गौर से देखने वाली है कि गुरु छठे भाव में पापक ग्रह की राशि बनी होती तो थोड़ी अच्छी बात होती, पर स्वग्रही हैं तो आपको ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि अपनी समस्या को समझे, अपनी समस्या को संतुलन बना करके और अपने विद्वता का परिचय देते हुए अपनी समस्या का निदान ढूंढे। आप ना तो झगड़ा कर सकते हैं, न तो लड़ाई कर सकते हैं, न तो किसी के पास उलाहना दे सकते हैं, क्योंकि ये गुरु आपसे ये होने ही नहीं देंगे। लग्न के अधिपति शुक्र अष्टम में बैठे हैं तो अभी तक की दशा, आप जब मंगल के पीछे जाएंगे तो चंद्रमा आपकी कुंडली के दशम भाव के अधिपति थे, उनके ऊपर मारक ग्रह मंगल की दृष्टि पड़ गई। उसके ऊपर जो है वो कोई शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उस चंद्रमा के ठीक केंद्र में चंद्रमा के पास राहु बैठ गए। शुक्र और चंद्रमा का दाम्पत्य का सुख मिलता रहा। तो ये चीजें बनती हैं। मतलब हमें यह समझना है कि चंद्रमा अपना संपूर्ण परिणाम दे, पर मंगल आपको कमजोर करता रहा, डेली बेसिस का इनकम और आपके व्यापार को कमजोर करता रहा। ये कुंडली 25 डिग्री 39 कला विशाखा नक्षत्र तुला लग्न की ही होगी।
तुला लग्न की ही कुंडली होगी, क्योंकि लग्नेश अगर अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से कई बार संशयात्मक स्थिति होगी कि मैं तुला का हूं या वृश्चिक का हूं। लेकिन वस्तुतः आप हैं तुला के ही। आपकी कुंडली का विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र के अधिपति गुरु स्वग्रही, साहस, धैर्य, पराक्रम और ऐश्वर्य, इन सभी चीजों में थोड़ी थोड़ी कमजोरी, और आपका कोई भी काम एक बार में नहीं होता है, एक बार में नहीं होता है, 2 बार में नहीं होता है, 3 बार में होता है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा आपकी कुंडली में षडाष्टक में है। कई बार आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसका खामियाजा आपको अभी तक भुगतना पड़ रहा है। एक बार व्यक्ति को मौका मिले और उसका वो कई बार लाभ नहीं उठा पाता है। ये चीज भी आपने करी है, और ये चीज भी आपकी जीवन की समस्या का एक जड़ बिंदु बन सकता है। नवमांश कुंडली में शुक्र का स्वग्रही होना और गुरु का मंगल की राशि में बैठना, मंगल का यहां भी वर्गोत्तम हो जाना। अब यहां पे मंगल अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि यहां भी वो 11 नंबर की राशि में, यहां भी 11 नंबर की राशि में, और यहां भी मंगल जो है वो बुध के दशमांश में जा रहे हैं। बुध के दशम भाव की स्थिति, लग्न के अधिपति होकर के बुध धन में गए, ये अच्छी बात होगी। यहाँ पे लग्नेश अष्टम में, यहाँ पे वही शुक्र जो है वो स्वग्रही, और यहाँ पे वही शुक्र लग्न में, यानी कि लग्न कुंडली में ही वो खाली कमजोर देखे जा रहे हैं, और वस्तुतः स्वग्रही तो वो यहां भी है, तो कमजोर वो यहां भी नहीं है। पर वस्तुतः हुआ यह है कि आपकी दशा अच्छी नहीं चली। अगर उसी मंगल के ऊपर से गुरु का कुछ प्रभाव हो जाता तो थोड़ी अच्छी बात होती। मंगल आपकी कुंडली में शतभिका के बैठे हैं, राहु नीच के धन भाव को कमजोर कर रहे थे, और जन्म कुंडली में खर्च हमेशा ही आपके पास बने रहे। इस कारण से भवन भूमि वाहन का सुख आपकी कुंडली में है, क्योंकि चतुर्थ के अधिपति भाग्य में बैठे हैं, यहाँ के अधिपति लग्न को देख रहे हैं। 12वें भाव से पहले के भाव, 11वें भाव के अधिपति का उच्च का होना ये भी देगा, और निस्संदेह आपकी कुंडली में मैं ये योग समझूं तो 2028 के करीब में एक अच्छा योग बनेगा, जो आपको भवन आदि का सुख दिलवा सकता है। एक योग आपकी कुंडली में 28 के बाद या 25 के बाद भी आपकी कुंडली में, 25 के जुलाई के बाद भी आपकी कुंडली में एक अच्छा और अद्भुत योग बनता देख रहा हूं। अभी आपकी कुंडली में थोड़ी सी समस्या रहेगी, 3 साल अभी और आप परेशान रहेंगे, उसके बाद ही आप जाकर के ठीक होंगे। इस वजह से आपको तत्काल ही लाजवर धारण करना चाहिए, तत्काल प्रभाव से। और आपकी कुंडली में 11वें भाव के चंद्रमा कभी खराब नहीं होते, और वो शुभग्रह भी होकर के बैठे हैं, वो भी अच्छे हैं। मैं समझता हूं कि 11वें भाव के चंद्रमा गुरु के साथ अगर षडाष्टक में नहीं होते तो और भी ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकते थे, पर वो कमजोर क्यों? क्योंकि 11वें भाव में थे और उससे राहु केंद्र में थे। लग्न के अधिपति अष्टम में स्वग्रही, खर्च हमेशा बढ़ाते रहे, विपरीत परिस्थिति का निर्माण हमेशा होता रहा। धन भाव के अधिपति अपने भाव से चतुर्थस्थ पापग्रह का जाना अच्छा नहीं होता है, इस वजह से, और धन भाव में कमजोर। धन के कारक गुरु स्वग्रही पर छठे भाव में पापग्रह की राशि का छठे भाव में बनना अच्छा होता है, पर शुभ ग्रह की राशि का छठे भाव में, 8वें भाव में, 11वें भाव में बनना, 12वें भाव में बनना अच्छा नहीं होता है। इस वजह से तो ये दोनों ही स्थितियां आपकी कुंडली में। अब होता क्या है कि दाम्पत्य इसलिए अच्छा होगा क्योंकि शुभ कर्तरी लगा, यहाँ पे गुरु बैठ गए मित्र की राशि में, मंगल यहाँ पे जन्म कुंडली में सप्तम के अधिपति होकर के सुख भाव में बैठे अपने, और मित्र की राशि को देख लिए। इसके ठीक पीछे बुध जो है वो कर्क राशि के बैठ गए, तो ये भी कहीं अच्छी ही बात होगी। यहाँ पे सूर्य चंद्रमा का अमावस्या दोष आपको धन को, कई बार आपकी पत्नी भी विशेषतया धन के लिए भाग्यशाली साबित नहीं हुई है। दशमांश कुंडली में गुरु का केतु राहु के संपर्क में आने से एक अलग तरीके का कमजोरीपन भी दिखाएगा, हालांकि व्यक्ति को कई बार अपना खुद का कारोबार ज्यादा शोभा कर देता है। शनि यहाँ पे बैठे हैं, शनि यहाँ पे जन्म कुंडली में 12 नंबर में, यहाँ धनु के, और ये कंफ्लिक्ट कर रहे हैं हर जगह। आप जब शनि को देखते हैं यहाँ, तो यहाँ शनि मित्र की राशि में इस कुंडली के लिए अच्छे होंगे, और ईश्वर का आशीर्वाद भी है, पूर्वजों का आशीर्वाद भी है। यहाँ पे वही शनि लग्न कुंडली के लिए, इस कुंडली के लिए भाग्य और दशम के अधिपति होते हैं, और वो बैठे हैं नीच की राशि की तरफ राहु केतु के संपर्क में, इस कारण से कि वो शनि थे, इस वजह से थोड़े से राहु केतु का बल आपको मिला, नहीं तो वो भी नहीं मिलता और कष्ट कई गुना और भी ज्यादा बढ़ जाता। मतलब भाग्य भाव के अधिपति का लाभ में जाना, पंचम को देखना, और उस पे गुरु की दृष्टि का होना भाग्य का बल है। आपकी पत्नी का भाग्य कई बार आपको मिलता ही नहीं है, इस वजह से भी आप लगातार मशक्कत करते आए हैं। एक बात और बता दूं, यहाँ पे शनि जो बैठे हैं वो धनु के बैठे हैं, जिसके अधिपति अपनी राशि के हैं और अपने भाव से केंद्र में, और सूर्य जो है वो केंद्र में शुक्र और मंगल के साथ बैठ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ऊर्जा, यश, कीर्ति, मान, सम्मान आदि दे देते हैं, पर चतुर्थ भाव में राहु के बैठने के कारण वहां पे आपको जो आपने मेहनत करी है वो कई बार 50% ही परिणाम देके ठप हो जाता है, और कोई भी कारोबार लगातार आगे नहीं बढ़ पाता है, आपको दम ज्यादा लगाना पड़ता है। ये ऐसा इसलिए ही हुआ है।
वस्तुतः आपको आपकी कुंडली में माता का सुख, आपकी कुंडली में पिता का सुख, आपकी कुंडली में भाई बहन कुटुंब का सुख थोड़ा कमजोर है, पर माता पिता भाई इन सब चीजों का सुख बढ़िया देख रहा हूं। कुटुंब में अगर मैं कहूं तो आसपास पड़ोस के लोगों से और आपके जो कलीग वगैरह हैं उनके साथ संबंध खराब नहीं है, लेकिन ये धन भाव थोड़ा सा जरूर ही प्रभावित है, जो आपकी वाणी को कई बार कमजोर करके आपके बने बनाए अच्छे मित्र को दुश्मन बना देता है। राहु की दृष्टि शुक्र पे है, राहु की दृष्टि गुरु पे है, गुरु की दृष्टि राहु पे है। ये कई बार आपके भाग्य के प्रभावों को कमजोर करता है। भाग्य भाव के अधिपति का लग्न को देखना भाग्यशाली योग, लाभ भाव के अधिपति का उच्च का होकर के लग्न को देखना महाभाग्यशाली योग, धन भाव के अधिपति का चतुर्थस्थ जाना ये ठीक नहीं था, लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना सामान्य परिणाम देने वाला, पर यहां पे शुक्र खराब नहीं होंगे। तुला लग्न की कुंडली के लिए बुध, तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्र, तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि, ये तीनों अच्छे होते हैं। बुध इस कुंडली के लिए योग कारक, बुध की दशा राहु में बुध आपको लाभ दे, राहु में बुध आपके भाग्य का बल वृद्धि करे, आपकी कुंडली में शनि की दशा स्थापित करने वाली होगी, और अभी 2025 उसका वक्त है, अभी 3 साल कम से कम इंतजार करना ही होगा किसी भी सूरत में। यह आपकी कुंडली कहती है। आपकी कुंडली में दरअसल भाग्य का बल आपको कमजोर मिला है, इस कारण से भी कई बार आपने अपने आप पे और कई बार अपने आप को कमजोर आंका होगा, कई बार आपकी इंटेलिजेंस जो है वो कमजोर हुई है। और गौर करिए तो बुध और चंद्रमा, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति सूर्य उच्चका होकर के बैठा है। बुध के साथ बैठने से डेली बेसिस का इनकम वो देना चाहता है, पर सप्तम भाव में सूर्य बुध का एक साथ बैठना कई बार कमजोर भी परिणाम देने लगते हैं। लाभ के अधिपति जन्म कुंडली में उच्च के हैं और बुध के साथ बैठे हैं। लाभ और भाग्य ये दोनों का संबंध जब जन्म कुंडली के सप्तम से होगा तो कहीं ना कहीं ये दशा ही आपकी कुंडली में कमजोर थी। इस वजह से ही कई बार जैसे होता है ना कि आप व्यक्ति का कर्म ही कई बार कमजोर होता है या प्रारब्ध उसका कमजोर होता है, जिसके कारण उसके जीवन में सही वक्त पे सही दशा नहीं चलती है। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में रश बढ़ जाता है। सूर्य आपकी कुंडली में कंफ्यूज और कई बार आपको बहुत बार परिवार के लिए समर्पित होकर के काम करने वाला बना देते हैं। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य कभी खत्म ही नहीं होता है, ये इस नक्षत्र का प्रभाव होगा। चंद्रमा आपको कंफ्यूज कर रहे थे, मघा नक्षत्र में बैठ करके खाली अनुभव इकट्ठा करता रहा व्यक्ति, पर उसका सही सदुपयोग कई बार कमजोरी से करता है। मंगल आपकी कुंडली में ऊर्जावान और कई बार आपके एनर्जी का गलत जगह पे इस्तेमाल भी करवाते देखे गए हैं। मौके का फायदा व्यक्ति कई बार उठाने से चूक गया है। बुध आपकी कुंडली में ठीक ठाक थे, इन्होंने आपको बल दिया है, पर वो स्वतः ही कमजोर थे, इस कारण से उसका बल कमजोर रहा, नक्षत्र का बल मिला नहीं। गुरु जो है वो आपकी कुंडली में उत्तरा भाद्रपद के बैठे थे, इस वजह से शनि जो है वो जन्म कुंडली में कम से कम उनको देख करके आपकी कुंडली में नौकरी आदि के योग भी बना देते हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति का लाभ भाग्य में जाना ये अलग तरीके का लाभ देगा, और श्रवण पुत्र की तरह, श्रवण भगवान मतलब जो श्रवण कुमार थे उसकी तरह व्यक्ति को माता और पिता के दृष्टि में ले जाकर के स्थापित कर देता है। गुरु आपकी कुंडली में चतुर्थ 4 नंबर की राशि को देख रहे हैं, अपनी 5वीं दृष्टि से ये कर्म क्षेत्र में लाभ देंगे। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतया विदेशों से और कई बार बाहर जाकर के धन कमाने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी भी पड़ती है, पर वो कुंडली चाहती भी है कि आप दूर जाओ। इस वजह से मैं ये बात कहता हूं कि गुरु की दशा में, जो कि आपकी कुंडली में अब आएगी राहु के बाद, उस दशा तक कोशिश करिएगा कि धन कमा करके वापस आ जाया जाए। और धन कमाने में मशक्कत तो इस कुंडली में है, ये बात तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतया ठीक होगी, पर वो राहु भी तो गुरु को देख ले रहे हैं, और गुरु अष्टम भाव या छठे भाव में जब बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति को बहुत ही गोलमोल या ढूलमूल बना देते हैं, और कई बार उसको संतुलन पैदा करने के लिए ही मशक्कत करना पड़ता है। ये स्थिति भी कुंडली में कमजोरी वाली बन रही है। लग्न के बाद चतुर्थ के अधिपति का यहां जाना ठीक होगा, सप्तम के अधिपति का यहां जाना थोड़ा कमजोर, और मंगल की दृष्टि का शुक्र को जाना। मंगल शुक्र को देख रहे हैं, यानी कि लग्नेश के ऊपर मंगल की दृष्टि और लग्नेश के ऊपर राहु की दृष्टि, लग्नेश के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, इस कारण से लग्न के ऊपर सूर्य और बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को बुद्धिमान, तार्किक, समझदार और यशस्वी जरूर बना देगा, पर लग्नेश के ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होने से कई बार व्यक्ति को दम ज्यादा लगाना पड़ता है, साहस ज्यादा लगानी पड़ती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, मशक्कत बढ़ जाती है। क्योंकि आपकी कुंडली में यहां भी तो गुरु राहु केतु के संपर्क में आ रहे हैं, ये स्थिति है। कुंडली में बुध अस्त हो रहे हैं, क्योंकि डिग्री में बुध जो है वो 10 डिग्री के और सूर्य 7 डिग्री के। यहां पे बुध आपकी कुंडली में भाग्य का बल और व्यय हमेशा ही कमजोर 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 कर रहे हैं, मतलब व्यय ज्यादा और भाग्य का बल कम। इस वजह से कई बार पितरों का आशीर्वाद कमजोर हो जाता है।
बुध और सूर्य जब जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में बैठेंगे तो निसंदेह बुद्धिमान और यशस्विता देंगे, पर वो डेली बेसिस के इनकम को कमजोर कर देते हैं। इस वजह से सबसे पहले आपको लाजवर्त, बजरंगबली की पूजा, और बजरंगबली की पूजा से भी ज्यादा आपको गणेश जी के चतुर्थी का व्रत आरंभ कर देना चाहिए। लाजवर्त तत्काल प्रभाव से धारण करिए और एक शनि का उपरत्न नीली धारण कर लीजिए। अगर हो सके तो ये आपको थोड़ी बहुत लाभ के संकेत भी दिखा रहे हैं। शुक्र षडबल में सर्वाधिक बलवान है, रिसर्च ठीक है, अपग्रेड रहना ठीक है, स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, शांत हैं, सरल हैं, पर आपको लोग विश्वास में नहीं ले पाते, या कई बार व्यक्ति अपना विश्वास लोगों पे या कई बार वो समाज के लिए बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित थोड़ा कम होता है। ये स्थिति मैं देख रहा हूं। दशमांश कुंडली के बाद अगर आपकी कुंडली में मैं टोटल तरीके से देखूंगा तो चीजें जो आप चाहते हैं वो मिल जरूर जाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहण योग भी लगा है, एक ऐसा चार्ट जहां पे उसकी स्थिति बनी है। इस वजह से मन प्रायः जो है वो असंतुष्ट या असंभव सा सोचता रहता है। यहां पे आपकी कुंडली में कई बार आपके जीवन का होप कमजोर सा हो जाता है। इस वजह से उसको एकाग्र करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए आपको किसी मंदिर का दर्शन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, इस कुंडली के लिए 5 तारीख अच्छी होगी, इस कुंडली के लिए शुक्रवार का दिन अच्छा होगा, इस कुंडली के लिए कुंभ राशि, मकर राशि और मिथुन राशि अच्छी होगी। बच के रहना चाहिए मीन, वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक और धनु वालों से बच के रहना चाहिए। दिशा दक्षिण अच्छी होगी। ये चीजें मैंने बताई। नक्षत्र के आधार पर अगर देखूंगा तो आपकी कुंडली में मघा को छोड़ करके अश्विनी, भरणी, आर्द्रा, मृगशीरा, पुष्य, रोहिणी और शतभिखा, ये कुछ अच्छे नक्षत्र होंगे। पुनर्वसु भी श्रेष्ठ माना जाता है। यह स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है। इस कुंडली में मैं दशाक्रम के आधार पर अगर बात कहूं तो सूर्य आपकी कुंडली में अशुभ परिणाम देते देखे जाएंगे, लेकिन फिर भी वो आपकी कुंडली के लिए अच्छे परिणाम देंगे। उच्च के बैठे हैं, थोड़ी बहुत चिंता एक प्रवृत्ति होती है, व्यक्ति चिंता करता ही रहे, कुछ ना भी रहे फिर भी व्यक्ति चिंता में घिरा रहता है। चंद्रमा आधे परिणाम, मंगल कमजोर और बुरे। चतुर्थ भाव यानी कि जब चतुर्थ ग्रह की बात करते हैं तो बुध आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम करेंगे। वो और भी अच्छे हो सकते थे पर नहीं हुए क्योंकि वो अस्त होकर के बैठे हैं। तो भाग्य का और व्यय का बल कमजोर हो गया। मतलब सुसूरसा व्यक्ति जो समाज को देना चाहता है वो कई बार नहीं दे पाता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभानी चाहिए अच्छाई के साथ वो नहीं निभा पाता है, या फिर उसके पास रिसोर्स कम होते हैं। गुरु आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, तुला लग्न की कुंडली के लिए। इस वजह से मशक्कत ज्यादा बढ़ जाती है और पॉजिटिविटी कमजोर हो जाती है। शुक्र आपकी कुंडली के लिए अच्छे होते हैं, सामान्यतया अच्छे नहीं भी होते और अच्छे होते हैं। दोनों में से मैं उसे 50% अच्छा और 50% खराब कहूंगा। अगर वो स्वग्रही नहीं होते ना और भी ज्यादा परेशान करते। अगर वो राहु के साथ नहीं देखे जाते तो आपको जो धन मिला था वो भी नहीं मिलता, और अगर वो राहु से देख रहे हैं या देखे जा रहे हैं इस वजह से व्यय भी आपका हुआ है और बचा भी नहीं पाए हैं। शनि जो है वो जन्म कुंडली में जिस स्थिति में है उसके आधार पर शनि आपकी कुंडली के लिए अच्छे होंगे, और मैं समझता हूं कि इन्होंने आपको कई तरीके से रोका भी किया हुआ है, रोक दिया है आपके प्रभावों को, और कई बार आपको कुंठित करने का भाव भी जागृत कर देते हैं। इन्होंने आपसे मेहनत ज्यादा करवाई है और दिया कम है। कई बार चूंकि वहां इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि वहां के अधिपति के पास कोई अतिरिक्त बल नहीं था, इस कारण से, और जो अतिरिक्त बल उनको सूर्य से मिल रहा था वो सिर्फ बुद्धिमानी में और चिंतनशीलता में ही जाती रही। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे क्योंकि वो तो अच्छे बैठे ही नहीं हैं और उसी की दशा में आप जी रहे हैं। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि अभी इस दशा काल को कम से कम अगले 3 वर्षों तक अपने आप को बहुत ज्यादा संतुलित करके, निर्णय लेने से रोक करके, नया काम करने से छोड़ करके और किसी को नया जीवन में लाने से बचना होगा। इस दशा काल में आप धोखा खा सकते हैं, आपका लोग लाभ उठा सकते हैं, कई बार आपकी वाणी कुंठित और कमजोर हो जाती है। इस दौरान जितनी ज्यादा हो सके गणेश जी की पूजा कर लेनी चाहिए। अगर हो सके तो शिव जी को तांबे का नाग अर्पित कर दीजिए, क्योंकि शनि और चंद्रमा का संबंध जन्म कुंडली में बन रहा है। तो तांबे का नाग और शिवलिंग का दर्शन, पशुपतिनाथ आपके यहाँ हैं, जाइए और कम से कम उनका दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।